हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 57 ऑफ GS2 इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस था विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस ऑफ अ कंट्री, जिसमें हमने आर्टिकल 324 से 328 तक समझा था। देन विल ऑल्सो डिस्कस द सर्टेन टर्मिनोलॉजीज विच इंक्लूड्स रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑब्जर्वर। वी गॉट टू नो कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है अमंग ऑल थ्री। देन उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर एंड देन योर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका जो पोल बूथ होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड रिटर्निंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो DM है या SDM है, इट डिपेंड्स कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे, या फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हो रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली द DM और द SDM विल बी द योर रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, सबका काम होता है फेयर एंड एकदम फेयर एंड ओपन इलेक्शन कराना, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी मिसकंडक्ट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, और आज के लेक्चर में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेटिंग लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल 324 ठीक है के थ्रू आपका ड्राइव होता है पूरा। ठीक है, अब फंडा क्या है कि जो पिरामिड है वो आपका CEC होता है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, एंड उसको हेल्प करने के लिए आपके 2 EC रहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, आज के टाइम पे ये आपका पिरामिड है। ठीक है, जहाँ पे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके साथ आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 324 के अंदर ना ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें जो कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हैं या जो सपोर्टिंग कमिश्नर हैं उनका टोटल काउंट 3 ही रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नंबर ऑफ असिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स आर नॉट लिमिटेड। ठीक है, आर्टिकल 324 के अंदर X हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ देर आर 2 ओनली, देर आर 2 असिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 2 आपके यही वाले हैं। ठीक है, तो लिख लो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ असिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स आर नॉट मेंशन, फुल स्टॉप। There can be X number of assisting election commissioners depending upon the laws made by the parliament. ठीक है, सो अभी पार्लियामेंट के लॉज के हिसाब से there are 2 assisting election commissioner और एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, पावर के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, पावर इज इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, अमंग ऑल 3। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो सिर्फ उसके पास ज़्यादा पावर रहेगी और असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास कम रहेगी। इट्स प्योरली दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज इक्वल। ठीक है, CEC EC। ठीक है, बस ये है कि किसी डिसीजन को अगर अप्रूव करना है या एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस केस के अंदर आपका मेजॉरिटी चाहिए होता है। तो उस मेजॉरिटी में अगर जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अप्रूव कर रहे हैं और एक इलेक्शन कमिश्नर अप्रूव नहीं कर रहा, देन ऑल्सो दैट प्रोविजन और एनी सब्जेक्ट वो पास हो सकता है। इन द सेम वे अगर 2 असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर्स आर टुगेदर देन एंड CEC रिजेक्ट कर रहा है किसी चीज़ को, देन इवेंचुअली आपका जो सब्जेक्ट है जिस पे डिसीजन होना है वो इवेंचुअली पास हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, इन टर्म्स ऑफ पावर ऑल 3 आर इक्वल एंड डिसीजन आर टेकन ऑन मेजॉरिटी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है, नाउ ऑल 3 आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फंक्शनरी या थोड़ा बहुत जो इनका अपॉइंटमेंट का तरीका है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलता रहेगा, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो।
ठीक है, ऑल 3 आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, इसमें लिख लेना चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव द वे सुप्रीम कोर्ट जज इज रिमूव्ड। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल का प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही है। हमने पढ़ा था कि भाई इनकॉम्पिटेंसी या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो अगर मोशन निकलता है लोकसभा राज्यसभा से तो वहाँ से आपका निकलना स्टार्ट हो सकता है कि भाई ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है। तो ये केस आपका सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए, और जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये बाकी के जो 2 हैं इनका जो रिमूवल है ये भी करता प्रेसिडेंट ही है, बट इनके रिमूवल के केस में अगर जो सजेशन है वो CEC की साइड से आना चाहिए एंड नॉट बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन निकलता है इन द सेम वे जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए होता है। ठीक है, सो इट्स द सेम प्रोसेस। नाउ अब इनकी जो सैलरीज और पर्क होती हैं इट कैन नॉट बी चेंज द सेम वे कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह की नहीं होती, सो दैट जो इनकी जो फंक्शनरीज असाइन करी गई है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इनको, उसमें कोई भी वेदर इट्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव किसी भी तरीके की बाधा ना क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो लिख लो सैलरी एंड सर्विस कंडीशन of serving chief election commissioner cannot be changed to his disadvantage। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एंड ऑब्वियसली मतलब इसमें एक कंडीशन है कि इफ़ यू हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, हमने डिस्कस करा था 320, 352, 356, 360 वो वाला ही है। सो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो उस केस के बेसिस पे आपकी एडहॉक सैलरी कैन बी रिड्यूस। ठीक है, अगर इमरजेंसी है तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बट मतलब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के केसेस में तो आपकी सैलरी रिड्यूस हो ही सकती है। ऑल्सो पार्लियामेंट ने अगर लॉ निकाला कि भाई अब से, जैसे अगर आज के टाइम पे जो इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो लेट्स से महीने के 1 लाख लेते हैं, और पार्लियामेंट ने बिल निकाला कि भाई अब से उनकी 50,000 होगी, तो जो करंट टेन्योर है जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसका टेन्योर जब तक रहेगा वो सैलरी 1 लाख पे उठाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा उसकी सैलरी आपकी रिवाइज 50,000 पे आ जाएगी, जो कि पार्लियामेंट ने लॉ की तरह पास करा है। ठीक है, तो इसमें लिख लो सैलरी कैन बी रिड्यूस्ड ऑन एडहॉक बेसिस ओनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी और बाय द पार्लियामेंट लॉ विच विल बी इन्फोर्सेबल ऑन द नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड नॉट ऑन द सर्विंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब अगर बात करें टेन्योर की तो इट्स 6 years और 65 years ऑफ एज। ठीक है, लिख लो फिक्स टेन्योर ऑफ 6 year और 65 years ऑफ एज फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऑल्सो द टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज़ प्योरली ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे तो निकाल सकता है, वो फंडा वही है कि भाई अगर पार्लियामेंट के थ्रू रेजोल्यूशन निकलता है तो उसके बेसिस पे आपका टेन्योर जो है वो कम भी हो सकता है। तो ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो द केस। अब देखो रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो रीअपॉइंटमेंट का क्या रहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, एंड आफ्टर रिटायरमेंट ही कैन नॉट कंट्रोल एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल
and also CEC cannot hold ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, देखो फंडा बहुत सिंपल है, अगर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है या रिटायरमेंट के बाद आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर मतलब ज्वाइन कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो CEC है उसके जजमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं लालच आ सकता है। ठीक है, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही या उसके जो रूल्स एंड रेगुलेटिव्स हैं उसमें ही वो चीज़ अलाउड नहीं है कि बॉस आप अपना काम करो, रिटायरमेंट अगर आपका एक बारी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हट गए तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्सो रिटायरमेंट के बाद भी आपको कोई एडहॉक या मतलब ऑफिस फॉर प्रॉफिट पोस्ट नहीं मिलेगी। तो उस केस में CEC के पास कोई ऐसा टेम्पटेशन नहीं रहता कि जिसके बेसिस पे वो पार्शियलिटी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। सो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आर्टिकल 324 के बेसिस पे। ठीक है, नाउ विल डिस्कस कि पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जब हम पावर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा मिक्स एंड मैच रहेगा। कभी हम इलेक्शन कमिश्नर की बात कर सकते हैं, कभी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर या खुद एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ बॉडी व्हाट ऑल पावर्स इट होल्ड्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अंडर आर्टिकल फर्स्टली यू हैव 324, इसमें लिख लो अंडर पावर्स द वेरी फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कन्फर्ड CONFERRED Election Commission of India is conferred with the power of superintendence, direction, control and conduct of all the elections to both the houses of parliament, ब्रैकेट में लिख लेना लोकसभा एंड राज्यसभा, कॉमा द इलेक्शन फॉर द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, कॉमा इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपका पूरा आ गया इसके अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इस पूरी इन सब के जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें डायरेक्टली जो रोल रहेगा सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, कंडक्ट, हर चीज़ को चेक करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ECI की रहेगी। ठीक है, एट द सेम टाइम ECI के कुछ वो भी हैं, जैसे फर्स्टली आपका कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी लिख लो इसको, इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ECI डिसाइड करता है कि भाई इलेक्शन सिंबल क्या रहेगा, कि भाई हाथ का निशान है तो कांग्रेस है, फूल मतलब कमल का है तो BJP है। ठीक है, SP BSP आपका वो है हाथी और साइकिल। ठीक है, सो ये सारे इलेक्शन जो सिंबल्स होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखता है, उन्हीं के पास होते हैं। एट द सेम वे कंडक्ट इलेक्शन में किस ना क्या रहेगा कि भाई आपकी कोई हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, या आपको ऐसा नहीं है कि आप वोट मांगने के बदले में आप कोई होता है ना कई बार आप पैसे दे रहे हो या यू आर ऑफरिंग फ्री लिकर खाना, वो कोई टेम्पटेशन वाला वो नहीं होना चाहिए कंडक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ओवरव्यू करना और उसकी प्रॉपर्ली कंडक्ट कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी ECI की रहती है। ठीक है, तो इसमें लिख लो ECI हैज़ फॉर्मुलेटेड द रूल्स फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इस पर लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ECI इशू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्शन सिंबल एंड रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज पर द प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। ठीक है, इसमें आपका जो सिंबल्स वगैरह जो मैंने अभी बताया उसको लिख लो, तो एज अ नोट्स इट विल बी रिमेम्बरेबल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट is a very important case in fact with respect to the Election Commission of India, which is known as Kanhaiya Lal versus R.K. त्रिवेदी केस ऑफ 1985। ठीक है, अब केस क्या था वो आप बुक से कोई भी से भी रेफ़र कर सकते हो, बट उसका जो कंक्लूजन था, जो जजमेंट आई थी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन, उसको हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो इस केस के बाद जो फाइनल वर्डिक्ट आया, उसके बाद जो जजमेंट आई या जो भी कंक्लूजन आया वो ये था, सबसे पहला था कि भाई जो पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो वो आपका एग्जीक्यूटिव कहीं से भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई मिनिस्ट्री, कोई मिनिस्टर, किसी का कोई लेना देना नहीं हो सकता है द वे ECI फंक्शंस, ठीक है। सो इसका वर्ड दिया गया एक प्लीनरी, PLENARY, ठीक है। तो इसमें लिख लो पावर्स ऑफ ECI आर प्लेनरी इन नेचर, कॉमा, विच मीन्स पावर गिवन टू द ECI टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर, विच मीन्स, दोबारा बोल रहा हूँ, powers of ECI are plenary in nature, which means power given to ECI to conduct free and fair election should never be controlled by executive, ठीक है। तो इसमें लिख लो ECI cannot be controlled by executive, ठीक है। इसमें बस ये वाला केस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के हिसाब से आ सकता है कि भाई कन्हैया लाल वर्सेस RK त्रिवेदी केस 1985 किस चीज़ से रिलेटेड था, तो यू शुड नो कि इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल्सो अंडर आर्टिकल 324 ECI इज प्रोवाइडेड विथ रिजर्वॉयर पावर, ठीक है। अब रिजर्वॉयर पावर का एज अ कॉन्सेप्ट क्या मतलब है ये समझो। रिजर्वॉयर पावर का मतलब ये रहता है कि भाई कोई भी ऐसा केस आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लेजिस्लेटिव की साइड से कोई रूल नहीं बना हुआ किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, वो कोई भी XYZ सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव का कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसको ECI रेफर कर सकता है, ठीक है, फॉर इट्स कंडक्ट। तो उस केस में क्या रहता है, रिजर्वॉयर पावर का मतलब ये रहता है कि ECI इज़ एलिजिबल, ठीक है, टू फॉर्मुलेट इट्स ओन रूल्स टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है। अगर उसके पास कोई लेजिस्लेटिव एक्ट या लॉ नहीं है टू हैंडल द सिचुएशन, तो ECI खुद के रूल्स वगैरह फॉर्मुलेट कर सकती है टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है। तो लिख लो इसमें रिजर्वॉयर ऑफ पावर मीन्स वेर एवर अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव इज नॉट अवेलेबल रिलेटेड टू इलेक्शन, then ECI can formulate rules to deal with the situation, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्हैया लाल वर्सेस RK त्रिवेदी, ठीक है। इसको याद रख लेना, 1985 का केस था। केस क्या था वो आप जाके गूगल कर सकते हो, तो ज़्यादा बड़ी इशू नहीं है, बट हाँ उसका जो एसेंस था, जो कंक्लूजन था व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या था, वो ये 2 पॉइंट्स में समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू में लिख लो कि भाई ECI डिसीजन आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कोई भी ऐसा डिसीजन या डायरेक्टिव अगर ECI की साइड से आ रहा है जिस पे ऐसा किसी को भी लगता है कि भाई आर्बिट्री डिसीजन है या किसी का फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट होता है, तो किसी भी XYZ रीज़न को लेके जो कि लगता है लेजिटिमेट है, उस पर आपका जुडिशियल रिव्यू बैठा सकते हैं, एंड हेंस जो भी ECI के डिसीजन होते हैं दे आर और दे कैन बी इजीली जुडिशली रिव्यूड, ठीक है। अब इसके अलावा एक और केस भी आया था आपका, इट वॉज री पावर ऑफ ECI केस 2003। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स थी, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, उसमें ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा सुप्रीम कोर्ट की उसमें क्लैरिफिकेशन ये थी कि भाई अगर हाउस, जो पार्लियामेंट का हाउस है, अगर वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन है, द नेक्स्ट इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद इन द 6 months ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो लिख लो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन द 6 months ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हाउस, ठीक है। पहले तो ये था कि विद इन 6 months ऑफ लोकसभा डिसोल्यूशन इलेक्शन शुड बी
हेल्ड। ठीक है, दूसरा ये था रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की कि ECI इज द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन द इलेक्शन शेड्यूल। सिर्फ और सिर्फ ECI ही डिसाइड करेगा कि भाई इलेक्शन का शेड्यूल कब है, किस फेज़ में होना है, कितने फेज़ में होना है और हर एक फेज़ की क्या टाइमलाइंस रहेंगी। ठीक है, तो ECI इज़ द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन इलेक्शन शेड्यूल। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में आया। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये भी आई थी इसके साथ ही कि भाई इलेक्शन जो अगर 6 महीने के अंदर कराने हैं, अगर वो नहीं आए, अगर वो नहीं हो पाते, कंडक्ट नहीं हो पाते हैं, तो एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिस पे मिलेगा कि जो मतलब कोई इंसिडेंट ऐसा होगा कि पूरे देश में लेट्स से अर्थक्वेक आ गया, तो एक्ट ऑफ गॉड के केस के अंदर ही आपका एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, मतलब लोकसभा का हाउस डिसॉल्व हुआ तो उसके 6 महीने में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। अगर वो 6 महीने में नहीं हो पाते तो जो एक्सटेंड करनी पड़ती है टाइमलाइंस वो प्योरली और सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि भाई उस पर एक्ट ऑफ गॉड हुआ है। ठीक है, इंसानों की वजह से अगर कुछ डिले हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी व्हेन इट कम्स टू रीपावर ऑफ ECI केस 2003। एक हमने केस पढ़ा कन्हैया लाल वर्सेस RK त्रिवेदी केस ऑफ 1985। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनके रूलिंग और जजमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कहीं भी कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि भाई बंदे को इतना पढ़ा होना चाहिए या प्राइवेट से होना चाहिए, पब्लिक उससे एम्प्लॉयमेंट से होना चाहिए, किसी से भी होना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ इसमें लिखी है कि भाई जो भी बंदा इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है, ही और शी शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, द पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो लिख लो इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट मेंशन्ड अबाउट स्पेशल क्वालिफिकेशन, हाउएवर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी वेल वर्स्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन में इतना ही है। अब एक चीज़ इसमें याद रखना कि CEC के साथ जो आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड हुए हैं, EC एंड EC, ठीक है, इनको जो ऐड करा था बिकॉज देयर वाज एन इंक्रीज वर्कलोड, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वर्कलोड। ये इंक्रीज वर्कलोड क्या था, जब 61st अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था ठीक है, अभी 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 क्या था, व्हेन वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18। ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट 2000 मतलब 61th अमेंडमेंट एक्ट 1988 पास हुआ था, जहाँ पे वोटिंग एज रिड्यूस हुई थी फ्रॉम 21 to 18। उसकी वजह से क्योंकि आपके ऑब्वियसली वोटर लिस्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं, वोटर मेंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो गिवन द फैक्ट कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसके बेसिस पे आपका ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड हुए थे अलॉन्ग विथ योर, मतलब जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उनके संग 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड हुए थे टू सपोर्ट द वर्कलोड। ठीक है,
नाउ REC, next topic, regional election commissioner. ठीक है, तो इसका भी जो है लेना देना वो आपका अंडर आर्टिकल 324 ही है। ठीक है, लिख लो इसमें अंडर आर्टिकल 324 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ Chief Election Commissioner, ECI can appoint regional election commissioner on the eve of general elections to Lok Sabha or state legislative assembly। ठीक है, तो बेसिकली REC आपका अपॉइंट करा जाता है ऑन द रिकमेंडेशन, मतलब चीफ रीजनल इलेक्शन कमिश्नर आपका अपॉइंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ, मतलब जब जब जनरल इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हों या हो रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन अगर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें वर्कलोड को एड्रेस करने के लिए आपका रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो आपके जनरल इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को एड्रेस करने के लिए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट ही असिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, तो ये आपका रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्सेप्ट था। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। फंक्शंस ऑफ ECI। ठीक है, ऑब्वियसली आपका इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करना, वेरीफाई करना। इलेक्टोरल रोल हमने डिस्कस करा था, आपके MP इलेक्शंस के लिए अलग है और आपका स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए अलग है। ठीक है, तो इलेक्टोरल रोल का जो मेंटेनेंस है, क्रिएशन है, वेरिफिकेशन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ECI की है। देन यू हैव द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ECI के पास है। एंड देन यू हैव सिंबल, जो पार्टी सिंबल होती है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ECI के पास है। इसके अलावा रिकग्निशन ऑफ पार्टी, वो भी ECI के पास है। अब इसमें रिकग्निशन में बेसिकली आपकी नेशनल पार्टी होती है, स्टेट पार्टी, ये सारी ना, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, आपके कितनी सीट्स आप जीतते हो जनरल इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कैटेगरी होती है पॉलिटिकल पार्टी की, वो नेशनल पार्टी कहलाती है या फिर वो स्टेट पार्टी कहलाती है। इसके अलावा एक और 2 बाइफिकेशन और है। एक आपका रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉन रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये आपके इसी का ही पार्ट है, रिकग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड। ठीक है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी ECI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, देन यू हैव डी रिकग्नाइजिंग, अगर रिकग्नाइज करना भी ECI का काम है तो ऑब्वियसली डी रिकग्नाइजिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी ECI का ही काम है। डी रिकग्नाइजिंग का मतलब ये है कि भाई कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, लेट्स से कि वो
नेशनल पार्टी थी, बट उसका वोट शेयर इलेक्शंस में इतना कम हो गया कि जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी टू बी और टू कीप बीइंग नेशनल पार्टी, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो उस केस में ECI उस पार्टी की रिकग्निशन को डी रिकग्नाइज करके उसको नेशनल पार्टी से वापस स्टेट पार्टी बना सकता है एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसके अलावा एक और फंक्शन है ECI का, दैट इज ब्रिंगिंग आउट क्राइटेरिया टू बी नेशनल और स्टेट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है रिजर्विंग और एलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, वो वही है सिंबल। ठीक है, एंड इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस में केसेस रजिस्टर करना। ठीक है, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस में कोर्ट में अगर कोई केस आता है तो उस पर ECI का क्या ओपिनियन है, क्या उसका कंक्लूजन है, उसमें भी ECI अपना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, ठीक है, ECI एडवाइजेस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर on question of disqualification of MPs and MLA MLC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कंडक्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्वालीफाई हो रहा है MP या MLA फ्रॉम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें ECI अपना एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी के इस मेंबर्स से ये कंडक्ट में गलती हो रही है या ये उन्होंने गलत करा, इसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वो। ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ याद रखना, ECI एडवाइसेस टू प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, प्रेसिडेंट को अगर जो भी ECI सजेशन देता है वो हमेशा बाइंडिंग रहता है, दैट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू डू व्हाट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सजेस्टिंग। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ठीक है, ECI हमने काफ़ी लार्जर पार्ट ख़त्म कर लिया। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी वोटिंग। ठीक है, प्रॉक्सी वोटिंग डिस्कस करेंगे, देन राइट टू रिकॉल। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, COC भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा विल डिस्कस अबाउट द इलेक्टोरल लॉज, जिसके अंदर आपका RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, 1951 एंड अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ RPA 1988 एंड 1996। ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर का ये कंटेंट है। आज के लेक्चर्स के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड। Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.